हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में ऐसे व्यक्तित्व से आपको रूबरू करा रहे हैं। आप शिक्षाविद हैं, राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं और चिंतक हैं। आप हैं श्री शिवनाथ सिंह प्रजापति जी। शिवनाथ सिंह प्रजापति जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी बहुत जी, बहुत जी। हम जी, जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी। पहला प्रश्न है शिवनाथ जी आपकी ओर कि आपका बचपन कैसा था, किस तरह के पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में आप बड़े हुए, हमारे दर्शकों को बताएं। जी 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 हमारा जन्म 1950 में हुआ जी। और उस समय जो सामाजिक स्थिति थी वो सभी की, हमारी नहीं सभी की एक तरह से दूसरी थी। लेकिन हम मतलब अति संपन्न तो नहीं थे, लेकिन अति साधारण परिवार में हमारा जन्म हुआ। और हमारा बचपन बड़े प्यार और दुलार से कटा, क्योंकि हम अकेले थे अपने 4 बहनों में। हाँ। इसलिए हम बड़े प्यारे रहे अपने चाचा के, चाची के, परिवार के। तो बहुत अच्छा बचपन कटा प्यार दुलार के साथ। क्या बात है, क्या बात। ये भी कहें कि सामूहिक परिवार में आप अपना जीवन पालन पोषण हुआ आपका। जी, जी, क्या बात है शिवनाथ जी। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या आपने अपने बचपन में कभी सोचा भी था कि आप शिक्षक बनेंगे या लेखन के क्षेत्र में भी आप अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे? क्या सुंदर प्रश्न किया है ओम प्रकाश जी। ऐसा तो कभी विचार ही नहीं आया कि हम शिक्षक बन जाएंगे। हाँ। या लेखक बन जाएंगे। हमारे मन में कभी कोई विचार इस तरह का नहीं आया। बस पढ़ते रहे, धीरे 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 चलते रहे। क्या बात है, क्या बात है। हम सूत्रों से हमें पता चला शिवनाथ जी कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और आपने एक पेट्रोल पंप से सेल्समैन की नौकरी करके और अपने जीवन को उज्जवल बनाया। ये पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का अनुभव आपका कैसा रहा, ये हमारे दर्शकों को साझा करें। जी, सेल्समैन क्या, दरअसल में हमारे पिताजी बूढ़े थे। इंटरमीडिएट करने के बाद 1969 में हमारे मन में एक बात आई कि पिताजी का कुछ सहारा बनाए, हमें भी कुछ मतलब बाहर निकल करके कुछ अनुभव हो जाए। तो हमने गजरोले के एक पेट्रोल पंप पर 100 रुपये में नौकरी कर ली किसी के माध्यम से। जी। बहुत अच्छा लगता, लोग बाग वहाँ चोरी जारी करते, लेकिन हमारा मन नहीं लगता था। और जून और जुलाई तक हमने, मई जून में 2-3 महीने वहाँ पर काम किया। ठीक था जैसा भी था, क्योंकि हमारे पिताजी की आय बढ़ गई, इससे हम खुश थे। बूढ़े पिताजी का सहारा बन गए। वाह 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 वाह। ये भी बड़े जीवन के अनुभव होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जी जी जी, जी, जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सूत्रों से हमें पता चला है कि आपने बीटीसी की, और बीटीसी जब आपने की तो उस दौरान किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? भाई सही बात तो ये है, जब कोई नया काम आता है। हाँ। उस समय में चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। जी। और ये अभी मैंने बताया कि पेट्रोल पंप पे नौकरी की शुरुआत की थी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पिताजी की कोई ऐसी बंधी हुई इनकम नहीं थी जिससे हम उसको रूबरू कर जाते अपने आप को। तो बीटीसी में जब नंबर आया तो उस ट्रेनिंग के पीरियड में आर्थिक तंगी तो थी ही, लेकिन फिर भी पिताजी के साहस की हम तो जीवन भर सराहना करेंगे कि उन्होंने हमें ऐसा एहसास नहीं कराने दिया कि हमें कोई दिक्कत हो। धीरे 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 बेड़ा पार ही हो गया। वाह 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 वाह। जी। क्या क्या हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि अगर आपको कुछ जीवन में उपलब्धि प्राप्त करनी है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आप धैर्य रखें, संयम रखें, वो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यही एक चीज़ है, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ में जो आदमी कदम बढ़ाता है उसका बाधाएं कुछ नहीं कर पाती। उसके लिए बाधा, बड़ी से बड़ी बाधा भी अपने आप हट जाती है। मेरा मानना तो यही है, मेरे अपने जीवन के अनुभव हैं। मैं चलता रहा, कदम दर कदम बढ़ता रहा और बाधाएं हटती रहीं। बाधाएं बहुत आई जीवन में, लेकिन संघर्षशील जीवन रहा। इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं शिवनाथ जी। हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी जो पहली नियुक्ति हुई वो किस स्थान पे हुई और उस समय का आपको कैसा फीलिंग हुआ, कैसा अनुभव रहा, वो भी हमारे दर्शकों को साझा जी 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 जी। मेरी नियुक्ति सन 1974 में हुई थी। जी। 9 जनवरी को मुझे नियुक्ति पत्र मिला, जिसे मैं मुरादाबाद से लाया था।
और 10 जनवरी को मेरा एक साथी था, वो लेकर के, शिक्षा विभाग में नव नियुक्ति थी उनकी भी, लेकिन वो मुझे लेकर के गए। उन्होंने सफदलपुर सुमाली, एक गांव पड़ता विकास क्षेत्र हसनपुर, उस समय मुरादाबाद जिला हुआ करता था जी, और वहाँ मेरी नियुक्ति थी। तो वहाँ मैंने जा कर के ज्वाइन किया और रास्ता बहुत ही कंटकपूर्ण था। कहने का आशय ये है कि कच्चा रास्ता था, रेत बहुत था, बहुत भूड़े थी, साइकिल चलाते चलाते थक गए थे दोनों लोग। लेकिन इतना अनुभव, वो सब चीज़ जो है हमारी खुशी की ने सब बेकार मतलब वो हो गया। हम इतने खुश थे कि सब श्रम को हम भूल गए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। वहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट हुआ विकास क्षेत्र हसनपुर में। वाह वाह वाह। अच्छा, ऐसा भी होता है शिवनाथ जी के जब एक व्यक्ति छात्र होता है, किसी विद्यालय में पढ़ता है, प्राइमरी से लेकर जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, और वो फिर अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने अनुभव से वो शिक्षक बनता है। जब वो किसी विद्यालय में जाता है शिक्षक बन के, और वो उन विद्यालयों में वो एक छात्र बन के जाता है, वो जो मिक्सिंग, जो खुशी, वो अपनत्व, वो प्यार, वो जो प्रफुल्लता होती है, उसको भी आपको कैसा लगा, वो हमारे दर्शकों को। आदरणीय, जो हृदय की कली खुली होती है ना उस समय जी, वो उसका बखान शब्दों में नहीं कर सकते। इतनी प्रफुल्लता थी कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था कि हमने जीवन में क्या पा लिया। हाँ, और वहाँ जो प्रधान अध्यापक थे, उन्होंने जब हमारा नाम सुना, गांव सुना, उन्होंने हमें कठिनाइयाँ बताई कि रेत भरा, बड़ा दूभर रास्ता है, कैसे आप करेंगे। हमने कहा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कैसे करेंगे हमारी ड्यूटी है, आप चिंता न करें, हम अपने आप में सबको बियर कर लेंगे। और किया भी। जी। और उस विद्यालय में आदरणीय मैं कई वर्षों तक रहा। जी, बहुत अच्छे, 5-6 वर्षों तक रहा। जब ऐसा लगा कि मेरा 2 मिनट समय गिर जाएगा या लेट पहुंचूंगा, तो मैंने उसी गांव में एक कनस्तर में सामान रखा और एक चौधरी के यहाँ रहना शुरू कर दिया। किराए पे रहना शुरू किया? नहीं, किराया तो मुझसे नहीं लिया उन्होंने। अच्छा। उनका बच्चा पढ़ता था। लेकिन उसी गांव में रहना शुरू कर दिया। और समय से 10 मिनट पहले विद्यालय में जाना, बच्चों को इकट्ठे करना, कभी कभी गांव में जाना। और गांव वाले इतने प्रफुल्ल रहे जब तक मैं उस गांव में रहा कि आज भी मेरे ऐसे नाते हैं कि सभी कार्यक्रमों में वो मुझे बुलाते हैं और मैं उनके घर जाता हूं। वाह वाह। शिवनाथ जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपकी पहली नियुक्ति हुई और उस गांव का प्यार मिला भरपूर, क्या उस समय आप विवाहित थे? जी, हाँ, मैं विवाहित था। मेरी शादी हो गई थी जी। शादी 1968-69 में हो गई थी जी। मई 69 में हुई थी। और मेरा अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो 1974 में हुआ था। वाह वाह जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सूत्रों के द्वारा पता चला कि आपकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। हम ये जानना चाहेंगे इन 4 पुस्तकों में सबसे आपके दिल के करीब कौन सी पुस्तक है, कौन सी रचना है, और पुस्तकों का नाम भी हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे पत्रकारिता वैसे ही नहीं आती है, वास्तव में आप बहुत खोजी है, सारी चीज़ें हमारी जो है आपने ले रखी है। तो मैं बताना चाहूँगा, ये 4 पुस्तकें हैं। अंतर्मन की अंजलि जी, गागर में सागर जी, प्रकृति की गोद जी, और सतरंगी गमला। 4 पुस्तकें हैं। और पता नहीं, मैं तो कभी ये विचार भी नहीं कर सकता था कि मैं एक पुस्तक लिख सकता हूँ या ऐसी बात होगी। ये सब आप लोगों से कहीं ना कहीं सीख करके, और पुस्तक तक पहुँचने के लिए तो मैं मिस्टर जो चंद्रा जी हैं जी, गाजियाबाद के, सुरेश चंद्रा जी हैं, मैं उनके लिए कहूँगा साहब, मैं सब ये श्रेय उन्हीं को दूंगा कि उन्होंने मुझे मेरी भूली हुई चीज़ों को मुझे याद दिला दिया। हाँ। मैं 2020 में फेसबुक पर उनसे मिला था। उन्होंने कुछ मेरी जो रचना लिखी या छोटी मोटी बात लिखता था उससे वो प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, और उससे मेरी कलम आज तक ना रुकी, और धीरे धीरे पुस्तक भी आप तक पहुंच रही है। ये उन्हीं का, वास्तव में मैं दिल से, हार्ट से उनको इस बात का श्रेय दूंगा कि जो मैं भूल गया था, या छंद विधान की बात थी, या कविता की बात थी, या कुछ चीज़ें जो पढ़ी थी हिंदी में। हालांकि मैं हिंदी से स्नातकोत्तर हूँ,
लेकिन पढ़ी हुई बातों में और प्रैक्टिकल में बड़ा अंतर मिला। और उन्होंने मुझे सजग किया और सोई कलम को मेरी को जगा दिया। और फिर सुरेश चंद्रा जी, और फिर आप जो है कलम के साथ जीना शुरू कर दिया। जी जी, आज तो मेरा सहारा कलम है। हाँ, एक सहारा नेचुरली जो था और वो जैसे भी रहा, वो तो 13 साल हो गए, लेकिन आज जो मेरा जीवन कट रहा है सिर्फ और सिर्फ उस कलम की साथ में कट रहा है। मैं कभी मतलब डिस्प्रेशन में नहीं जाता, कभी कोई चिंता में नहीं जाता। जब मन उठा और कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, बस मेरा पूरा बहुत अच्छा टाइम। जी शिवनाथ जी, एक और आपके अनुभव के अनुसार एक प्रश्न हम करेंगे। हालांकि जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जीवन के खट्टे मीठे अनुभव बहुत रहे, बहुत झेला आपने, बहुत धैर्य रखा, लेकिन फिर भी हम एक प्रश्न आपसे करेंगे कि आपके इस जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो जिसने आपको झकझोर दिया हो, हिला दिया हो, तोड़ दिया हो, और उस घटना से आप फिर बाहर निकले और फिर जीवन आपने शुरू किया। ऐसी कोई घटना जिसने आपको जीना सिखाया, जिसने आपको खड़ा होना सिखाया, टूट गए, चाहे वो सामाजिक थी या पारिवारिक थी या विद्यालय की थी, कोई भी ऐसी घटना। आदरणीय पत्रकार जी, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई जी। किस किस घटना को आपको सिर्फ बताऊं? एक घटना जिसने ज़्यादा आपको झकझोरा हो। हाँ, तो भाई मेरा साथी चला गया, इससे बड़ी क्या घटना होगी। वैसे तो 3 बार मैं बिल्कुल काल कवलित होने वाला ही था, लेकिन काल के मुंह से निकला कई बार ऐसी, लेकिन मैंने साहस नहीं छोड़ा जी। मेरी पत्नी साथ छोड़ करके चली गई, वो मेरे मन है पटल पर सदैव रहती हैं जी। लेकिन फिर भी चूँकि संसार में जीवन जीना है जी, हम प्रभु को समर्पित करते हुए, दुख और सुख सब उसी की देन है। सुखों में तो सभी जीते हैं जी, हमने दुखों में चलना सीखा है। वाह 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 वाह, हमने दुखों में चलना सीखा है जी। और कोई भी झंझावट आई पीछे कदम नहीं मुड़ करके देखा, आगे बढ़ना सीखा है। क्या बात, आगे बढ़ना, बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ना सीखा, बहुत अच्छे, बहुत और वही हमारा रास्ता आज है जो आप तक हम पहुँचे। जी 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 जी। शिवनाथ जी, फिर आगे बढ़ते हैं कि आपको मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त करना आपके लिए कितने गौरव की और गर्व की बात है, ये भी साझा करें। मुंशी प्रेमचंद सम्मान जी, लेखनी ने मुझे दिलवाया और कितना मैं गौरवान्वित हुआ इन सम्मानों से। हालांकि एक छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन उन टुकड़ों को जोड़ करके ही मैं महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचा था, मुझे याद आती है। जी जी जी। फाइल बनाई, तो ये सम्मान मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ जब सम्मान मिलता है। कभी विशेष सम्मान मिलता है, कभी राष्ट्र प्रेमी सम्मान मिलता है, कभी और जो प्रमुख हैं इन ग्रुपों के जो रचनाएं पढ़ते हैं वो शाबाशी देते हैं, मेरे संबल बनते हैं, मेरे मन को मोड़ देते हैं। अगर कहीं कुछ दुख दर्द भी होता है तो अपने आप ही चला जाता है। वाह वाह, अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कम से कम 200 सम्मान आदरणीय आपकी झोली में। हाँ, वाह 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 वाह, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मेरा जीवन सार्थक होता जा रहा है जी। और साहित्य की ओर, हिंदी का आदमी था तो हिंदी की ओर बिल्कुल समर्पित भाव से मैं काम करता हूँ। जी 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 जी, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा भी आपने अभी जिक्र किया जी। कि राष्ट्रपति सम्मान तक आप पहुँचे। हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने की प्रक्रिया और वह क्षण कैसा रहा जो आपके नाम जब आपका घोषित हुआ, जब वो प्रफुल्लता, वो मन प्रसन्नता, सामाजिक चेतना, कैसे, वो भी हमें शेयर करें। आदरणीय पत्रकार जी, इसके विषय में मैं आपको यूँ बताना चाहूँगा जी कि 29 जून 2001 को मुझे एक पत्र मिला, बहुत, जबकि ये फाइल जो है श्री प्रमोद कुमार यादव अमरोहा जिले में बीए से हुए थे, उनसे मैंने पूछा, क्योंकि मैं जिले का हमेशा जिले के संगठन में रहा और मैं एक तरह से जो भी कार्यक्रम होते थे, मीटिंग होती थी, जिले स्तर की होती थी, मंडल स्तर की होती थी, उसमें मैं संचालक के रूप में कार्य करता था जी। मैंने एक दिन प्रमोद कुमार जी से कहा कि सर मेरा मन करता है कि मैं फाइल भर दूं, अगर आप इजाज़त दें तो। वो बहुत मेरी बात को सुन करके प्रफुल्लित हुए
ये बात 24 साल पहले है। क्या बात है। उस समय उन्होंने कहा भरिए, और मैंने फाइल भर दी। तो फिर 29 जून 2001 को एक पत्र मिला, शाम का समय था। हम दोनों पति पत्नी थे, क्योंकि बच्चे तो सब बाहर ही जा रहे थे जी। मेरे हाथ में जैसे ही पत्र आया तो मैं उछल गया, वास्तव में मैं उछल गया। वाह वाह वाह। पत्नी पास में बैठी थी, कहली क्या हुआ क्या हुआ, कैसी चिट्ठी है मुझे बताओ। उसने मेरे वहाँ पर हाथ रख लिया। कहने लगे मैंने ये शब्द कहे उस समय कि मैं बड़ा आदमी बन गया। वाह वाह वाह। ये शब्द मेरे दिल में एकदम, मैंने कहा मैं बड़ा आदमी बन गया, और आंखों में आंसू आ गए खुशी के। कहने लगे बताओ तो, और उठ करके मैं जाने लगा बाहर को। मेरी पत्नी ने मुझे पकड़ लिया, पहले बैठो, पूरी बात बताओ। इतना उत्साह था आदरणीय पत्रकार जी कि मैं उसको रोक नहीं पा रहा था, और एकदम घर से बाहर को निकल गया था लोगों को बताने के लिए, पड़ोसियों को बता। पहले बैठो, और उन्होंने मुझे बैठाया। कहने लगे ठहर जाओ, एक गिलास पानी लाई, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, फिर पूछा। तब मैंने कहा कि मेरा नंबर जो है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए लेटर आया है, और तुम जो है बहुत बड़ी, मतलब एक ऐसी जगह पहुंच गई हो जहां तक आज तक जो है अमरोहा में तो कोई गया ही नहीं, पहला नंबर। वाह वाह। उसके बाद मुझे कहा अब थोड़ी देर में अब तुम चले जाओ। तब मैंने जाकर पड़ोसी को बताया। वो पत्र मेरे पास आज भी सेफ है, जिस पत्र से। और मिलने की तो बात क्या कहूँ, उस दिन तो बहुत सारे, जितने लोगों के साथ लोग जाते हैं ना, उनसे 10 गुने लोग मेरे साथ गए थे। वाह। उस समय पुरस्कार जब मिला था, बहुत बहुत लोग गए थे, बड़ा उत्साह था। बहुत अच्छी बात। और जब मैं पत्रकार जी, जब मैं लौट करके गाँव गया तो 3 किलोमीटर तक बैंड बाजे से आसपास के गांव वालों ने भी आपका अभिनंदन किया। वाह वाह। उन पलों को तो मैं क्या बताऊं आपको, बहुत बहुत बड़ी बात है। महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचना, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार मिला। मैं तो अपने आप को आज भी नहीं बात है क्या मैं ऐसा भी हो गया, लेकिन कर्म की बात है। वाकई 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 बहुत बहुत अच्छा लगा। ट्रू मीडिया परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, बहुत बहुत। शिवनाथ जी, एक और प्रश्न याकायाक आ रहा है, दिल में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। जरूर जरूर जरूर। कि जब आपका बचपन था जी, हालांकि बचपन जैसे तो अभी भी लग रहे हैं, सिर्फ आपके बालों का कलर बदला है, अभी भी बचपना है आपके भीतर। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपका बचपन था तो आपके आपके घर के आसपास में, खेत खलियान में पानी खुला बहता था, शुद्ध पानी बहता था, और उसको आप और आपके परिवार वाले, आपके अभिभावक जन उस पानी को चुल्लू भर में पानी को पी लेते थे, कहीं भी, चाहे वो खेत का होता था, नहर का होता था, कहीं भी। और आज वो बचपन आपका था, तब आप पानी को कहीं भी, नदी से, नाले से, कहीं से भी उठा के पी लेते थे। लेकिन आज आप 55 के हो गए या 55 से ज़्यादा के हो गए, आज आपको पानी खरीद कर पीना पड़ता है। हाँ, ये क्यों हुआ, ये कैसे परिवर्तन हुआ, और इसका जिम्मेदार मनुष्य है या सरकार है या कौन है? इसके लिए एक बहुत ही मतलब विचारणीय विषय है, और आपने जो ये प्रश्न किया है, ये वास्तव में इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे समाज के लोगों को विचार करना चाहिए, सरकार के लोगों को भी विचार करना चाहिए कि उस समय में और आज में परिवर्तन तो है, लेकिन हम अपने आप को भूल गए। अपने आप को, जो हमारी वास्तविक चीजें थी, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, मनुष्य के लिए ईश्वर ने मतलब हमें फ्री दी हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं जी। उस समय में और आज में बहुत बड़ा अंतर है। पानी को गंदे कर रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, और उससे जो लाभ की चीज थी, पानी जैसी चीज, उसकी संरक्षण में हमारी कमी आई है जनता की, और उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार के ध्यान जो है दूसरी तरफ ज़्यादा हैं, बानिस्बत इस बात के कि पानी संसार के अंदर पीने योग 1.5% बहुत मुश्किल से है, जबकि पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर पानी ही पानी, जिधर देखो उधर समुद्र हैं, लेकिन पीने योग पानी लगभग 2.5% था। उसके बाद में मैं समझता हूँ आज तो दूषित
प्रदूषण इतना, जल प्रदूषण इतना हो गया है कि लगभग 1.5% या 0.25% पीने लायक पानी है। ये हमें सोचने की बात है, समाज को सोचने की बात है, प्रत्येक मनुष्य को सोचने की बात है कि हम पानी का संरक्षण करें और उसका दोहन न करें। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बड़ी चिंतनीय विषय है ये, और हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये बहुत दुखद सूचना है। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। शिवनाथ जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि इन सब समस्याओं से, वायु प्रदूषण है, आपका ध्वनि प्रदूषण है, और भी कई सारे मृदा प्रदूषण प्रदूषण है, जी। तो इन विषयों को लेकर, और रिश्तों में भी प्रदूषण है, वर्तमान में रिश्तों में भी प्रदूषण क्या है। बात कही आपने, क्या बात कही। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि युवाओं को और संघर्षरत लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रदूषण से दूरी हो सके? मैं तो अपनी रचनाओं में भी लिखता हूँ जी कि यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो भावी पीढ़ी हमें किन शब्दों से नवाजेगी, हम अच्छी तरह से समझते हैं जी। हम युवाओं को, अपने समाज के लोगों को इन प्रदूषणों से बचने के लिए ये हम कहना चाहते हैं कि अपने आप को समझो, अगर जीवन चाहो तो इन प्रदूषणों को कम करो। ये हमारी जिम्मेदारी है। विशुद्ध सांस लेने के लिए जो एक तरह से दुर्गंधित सांस हम ले रहे हैं, अपने जीवन को क्षण क्षण कम कर रहे हैं जानबूझ करके, ये भी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे समाज के लोगों की है, उन लोगों की है जो यहाँ पर मृदा प्रदूषण करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं और सारा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। आज एक बारात चढ़ रही हो तो घर में, आज फोन का जमाना है, उसको सुनने में भी कठिनाई होगी अगर आपके सड़क पर बारात जा रही है। इतना इतना ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, आपका जल प्रदूषण है। इसके लिए मैं युवाओं को और समाज के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ये प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहा तो मानव जीवन खतरे में होगा। हमने सुना कि लोग 100-150 वर्ष तक जीते थे, आज उम्र जो है 60 साल 58 साल पर टिक गई है, तो इसका औसत कम हो गया। मैं आपके इस प्रश्न के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ओम प्रकाश जी कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारी कलम हमेशा इसी ओर चलती है कि हम यदि समाज में जीना चाहते हैं, धरती पर जीना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी संतानें हमें कल को गालियां दें कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अपने युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो प्रदूषण है उनमें कमी करने के लिए, सांस विशुद्ध रखने की जिम्मेदारी हमारी है। पानी पीने के लिए, विशुद्ध पानी के लिए जिम्मेदारी हमारी है। इस खतरे को टालें, जो हम प्रदूषण कर रहे हैं उसको, इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लें। स्वयं जिम्मेदारी को युवा जो ले, समाज के लोग लें, सरकार लें। सरकार का जो कार्य है वो कितना हो सकता है, अरे जनता के लिए सरकार बनती है तो जनता को भी सचेत रहना है, जागरूक होना है। अगर इनकी ओर हम भूल गए तो सरकार पर्याप्त, हमारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। हम जनता हैं, जनता को स्वयं अपनी साफ सफाई करनी चाहिए, जल प्रदूषण से दूर रहना चाहिए, मृदा प्रदूषण से दूर रहना चाहिए, वृक्षों को कटान न हो। हमारी धरा जो है, जो श्रृंगारित धरा है, वो हमेशा हरी भरी रहनी चाहिए, ताकि बादल आए और हमारे घर आंगन में पानी बरसाएं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, आपका जो प्रश्न है ये बहुत सारगर्भित है, इसमें बहुत कुछ जान है, इसमें जीवन बसता है, मनुष्यों का जीवन बसता है, जीव जंतुओं का जीवन बसता है, जानवरों का जीवन बसता है। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रखें। आज देखिए जगह जगह भट्टे लगे हैं, धुआं प्रदूषित कर रहा है वायु को। अरे भाई, आप अपना इंतजाम करिए ना। नाले, गंदे नाले, दूषित मतलब जल को, जो पवित्र नदियों का जल है, जो हमारी धरा है, जो हमारी, जिनको हम माँ कहते हैं, नदियाँ हमारी माँ हैं, और उसमें जो है गंदे नाले डालते हैं। छी छी, ऐसे सोच वालों से जो मतलब समाज के लिए और भविष्य के लिए एक तरह से जहर घोल रहे हैं। वो समुद्र में जाता है, वो तलछट जम जाता है, और फिर समुद्र का जो उबाल है, जो वास्तविक चीज़ है, जहाँ से हमें जल मिलता है, फिर वहाँ उबाल में कमी आ जाती है। और जिस क्षेत्र में हरा भरा जंगल होगा वहाँ वर्षा भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर तलछट कम होगा तो समुद्र में उबाल आएगा, गैस बनेगी, बादल बनेगा,
और हमें फिर जल मिल जाएगा। क्या बात है। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ करके पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रदूषण है हमारे किसी भी प्रकार के उसमें कमी आए, ऐसा हम कृत करें और खुद संभलें और अपने पड़ोसी को समझाएं। कोई बात नहीं है ढोल बजाने की, बस इतना ही बहुत है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से अगर कहीं कुछ गंदगी है तो उसको सफाई करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। यही मेरा निवेदन है। मैंने बहुत सारी रचनाएं इस पर लिखी है। बहुत अच्छी जानकारी। सांस विशुद्ध मिले मानव को, मानव की जिम्मेदारी है। हाँ, सांस विशुद्ध मिले मानव को, मानव की जिम्मेदारी है। बढ़े हुए प्रदूषण पर रोक लगाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। वाह वाह, हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी। बहुत अच्छी जानकारी शिवनाथ जी आप दे रहे हैं। आप अपने जीवन के अनुभव को हमारे युवाओं के साथ साझा कर रहे हैं और हमारे युवा बहुत ही तालीनता से सुन रहे हैं, बड़े मन से सुन रहे हैं और बहुत लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों का भी यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर से आपके बचपन की ओर हम चलते हैं। हालांकि अभी भी आप, मैंने दोबारा दोहराता हूँ, अभी भी आप बचपन में ही हैं। सिर्फ बालों का कलर ही बदला है, बाकी अभी भी आप क्या बात कुछ नहीं है। ये तो आपके संस्कार बोल रहे हैं, आप की मृदु भाषा बोल रही है। जी जी। हम पहुँचते हैं आपके बचपन की। जब आपका बचपन था, मेरा बचपन था, तब हम सामूहिक परिवार में रहते थे जी। वर्तमान में युवा दंपति एकल परिवार में जीना चाहते हैं और जी रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सामूहिक परिवार के क्या लाभ हानि थे और एकल परिवार के क्या लाभ हानि है। हमारे दर्शकों को साझा करें। जी जी। समय की रफ्तार है जो बढ़ रही है, और यदि हम मूल रूप में जाएं, जैसे कि हम समूह मतलब एक तरह सामूहिक परिवार में पैदा हुए, पले बढ़े, हमारे हम उम्र के सब लोग बड़े बड़े परिवारों में रहे, तो सामूहिक परिवार में सीखने के ज़्यादा अवसर होते हैं बच्चे को। वाह वाह वाह, अनुभव भी मैं कह सकता हूँ इस बात के लिए कि परिवार में चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनका प्यार ज़्यादा मिलता है जी सबका। अगर कोई बच्चा सामूहिक परिवार में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, खेल में ही भले हो, और उसको कहने वाले दूसरे लोग भी होते हैं। आज मम्मी पापा हैं, केवल मम्मी पापा हैं, केवल उनकी शिक्षा हम तक आ रही है, तो मेरा मानना तो ये है कि सामूहिक परिवार में सीखने के अवसर बच्चे के लिए ज़्यादा मिलते हैं, समझने के लिए ज़्यादा मिलते हैं, उसको अच्छे अवसर मिलते हैं, और उसका जीवन जो है ज़्यादा सुपीरियर, एक तरह से कहना चाहूँगा, एक तरह से धुला हुआ होता है, और संस्कार जो है नहीं, संस्कार ज़्यादा उसके अंदर आ जाते हैं। मेरा मानना तो ये है। अब भाई एकल परिवार है, बेटा नौकरी पर चला गया, बहू उसके साथ चली गई, पति पत्नी रह रहे हैं, तो जो कुछ वो कर रहे हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, या जो कुछ डांट है, डपट है या प्यार है, वहीं मिल रहा है। जो कल एक तरह से झावा मिलता था प्यार का, कि अगर परिवार में एक बच्चा है, दादा आए तो उन्होंने सिर पर हाथ धर दिया, चाचा आए तो उन्होंने उनके गाल थपथपा दिए, और वो आई तो उसने स्नेह दे दिया, वो चीज़ आज बच्चों को मेरे समझ में नहीं कम हो गई है। ये बात कहना चाहूँ। ये कह सकते हैं कि आज के एकल परिवार के बच्चों को ना मानसिक लाभ हो पा रहा है, ना शारीरिक लाभ हो पा रहा है। वाह वाह वाह। शिवनाथ जी, हम चलते चलते एक और अंतिम प्रश्न करेंगे आपसे। हम ये जानना चाहेंगे कि आप प्रजापति समाज से बिलोंग करते हैं, प्रजापति समाज के आप सिर के ताज हैं, अनुभव हैं आप, और हम ये जानना चाहेंगे कि प्रजापति समाज में जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें भागीदारी ना के बराबर है, इस विषय पर क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो आपकी महानता है, सोच है, और आपके संस्कार हैं। मैं तो अपने आप को छोटा सा सेवक मानता हूँ समाज का, और मेरी पूरी जीवन समाज की सेवा में। जब किसी के दर्द होता है, किसी की सुई भी चुभ रही होती है, तो मेरे दिल पर लगती है। फिर जब पति समाज का अगर बालक अननेसेसरी कहीं रोता है, कहीं उसके साथ उत्पीड़न होता है, तो मेरे हृदय से आंसू टपकते हैं। ये मेरी अपनी अंदर की आवाज़ है, मैं अपने आप में कोई बनावट नहीं कह रहा। और आपके प्रश्न का मूल प्रश्न जो आपकी भावनाएं हैं, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी भी चाहत रही, इतनी संपन्नता होने के बाद भी आपका दर्द झलक रहा है, जो पूछ रहे हैं प्रश्न कि राजनीतिक भागीदारी नगण्य क्यों है।
मैं एक बात बता देना चाहता हूं, और राजनीतिक दलों का हमेशा ये काम रहा है, डिवाइड एंड रूल। कल की अवस्था भी यही थी अंग्रेजों की, आज भी राजनीतिक दलों ने उन्हीं से सीखा है कि एक जाति को तोड़ो और परिवार के एक आदमी को तोड़ लो, हमारा तो झंडा ऊंचा हो जाएगा, और उसको कुछ मिले न मिले वो। इसका मूल जो है हमारी भूख में, हमारे पेट की भूख में पलता है। वाह। इसका मूल जो है, क्योंकि हमारी भूख ही श्री ओम प्रकाश जी इतनी रही है कि जब हम सताए हुआ होता ना, कोई आदमी एक एक टुकड़े के लिए जो मोहताज रहा हो, एक एक रोटी के लिए मोहताज रहा हो, अगर उसे दूर से यूं करके रोटी दिखा दी नहीं तो उसका दिल बाग बाग हो जाता और उछल करके रोटी को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक यही चीज़ मेरे समाज में, मेरे समाज को कभी ये चीज़ मिली नहीं। सीधे भगत जी रहे, बर्तन बनाने का काम किया, 10-5% खेती हर लोग रहे, बाद को वो व्यापार में चले गए। लेकिन अधिकतर जो समाज था वो, उनको अगर किसी आदमी ने ग्रामीण में या शहर में जाकर के यूँ कह देना भगत जी कैसे हो, तो फूल गए। बस इतनी सी बात से इधर ध्यान नहीं दिया। वोट किसे देना, हाँ साहब ठेकेदारी हो गई कि हाँ भाई, अरे इतने फला गांव में, उस मोहल्ले में, शहर के में है, वो तो हमारी ठेकेदारी में है, आप चिंता ना करो, हम सारे वोट दिलवा देंगे। और हम यूं ही आज आज़ादी के बाद 77-78 साल में भी वहाँ के वहीं रह गए। भूख की जो बात मैं कह रहा था, यूं कह रहा था कि हमें जब कुछ नहीं मिला तो राजनीतिक दलों ने हमारे जो भागीदारी थी वो स्वयं चट कर गए, और हमारे भाई आपस में एक दूसरे से टांग खींचने के लिए शुरू हो गए। उनकी अपनी मजबूरी थी, उसमें कोई ऐसा नहीं है। राजनीतिक अगर एक हिस्सेदारी थोड़ी सी भी बात होती, जब हमें हिस्सेदारी की बात होती तो समूह से होगी, व्यक्तिगत से नहीं होगी। अगर आप किसी भी राजनीतिक दल के चौखट पर जाकर के कह देने लगे कि मुझे अपने राजनीतिक दल में, मैं आपका सपोर्टर हूँ, मुझे आगे बढ़ा दीजिए, तो सिर्फ आपको नाम दे देंगे, काम नहीं देंगे। भागीदारी, जितनी हमारी भागीदारी है देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर प्रजापति नहीं है, चाहे कम है या ज़्यादा है। लेकिन राजनीतिक दलों ने हमें उसका मौका, अवसर नहीं दिया। हमने तो आदरणीय पत्रकार जी बहुत ये कुर्ता फैलाया है और पूरी लाइफ मांगते मांगते चली गई। हाँ, बाद को कुछ नाम लेकर के एक सरकार ने उत्तर प्रदेश में नाम लिया था प्रजापतियों का, कुम्हारों का, तो हम लोग गदगद हो गए। कई कार्यक्रम लाखों की मतलब भीड़ के इकट्ठे किए। हमने मुरादाबाद में 50,000 लोगों को इकट्ठा करके एक राजनीतिक दल को मतलब समर्थन दिया। बरेली में समर्थन दिया, देश में जंतर मंतर पर कई बार धरने दिए, रामलीला ग्राउंड में हमने समर्थन दिया। लेकिन मंच तक ही बात सीमित रह गई कि जब हम आएंगे तो आपका झंडा बुलंद करेंगे, और जब वो गद्दी पर बैठे तो फिर गद्दी वाले ही हो गए, प्रजापतियों को भूल गए। क्या बात। हमें बहुत तकलीफ है इस बात की। हम सभी को संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को कि जब तक बिखरे रहोगे कोई वैल्यू नहीं होगी। आज हमारे लोगों ने भी पार्टियां बना रखी है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ें, हम लोग भी आगे बढ़ें, जहां उम्मीद हो वहां चलें। और जो एक एक रोटी के लिए लालायित थे, आज राजनीतिक दल उसी रोटी को दे करके हमें तोड़ रहे हैं, और हम जुटने में, एक साथ जुटने में अपने आप को पीछे हटाते चले जा रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक दलों का ही दोष नहीं है, हमारे पेट का दोष है। हाँ, एक दिन जिस दिन हम अच्छा सा प्रदर्शन करके किसी भी समाज के, किसी भी राजनीतिक दल को ये ठेंगा दिखा देंगे कि अगर तुमने हमारे समाज के लिए भागीदारी नहीं दी तो आपको वोट नहीं मिलेगा, उस दिन चेतना आएगी। कुछ दल हैं जो आपके वोट के लिए कुछ देने के लिए तैयार हैं, कुछ दल हैं जिन्होंने अपने संगठन में हमारे एक दो लोगों को मौका दिया है। अभी भी हम प्रयासरत हैं कि हमें भागीदारी मिले, हमें सम्यक रूप से भागीदारी मिले, जितनी हमारी संख्या है उसी आधार पर हमें भागीदारी मिले। आज की सरकार में भी हैं, समर्थक हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ कह नहीं सकते, वो अनुशासित ज़्यादा है।
कुम्हार अनुशासित ज्यादा हैं, भले ही चोर सारा माल लेकर के गठरी रख करके चला जा रहा हो, लेकिन उसको कहने की हिम्मत नहीं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी प्रजापति समाज के लिए। शिवनाथ जी, आपने अपने समय को, अपने समय से अपना बेशकीमती समय ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं तो आपका आभार व्यक्त करूंगा, ट्रू मीडिया का आभार व्यक्त करूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।